मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में हम पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो विश्वास है मुझे कि आप सबों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो केमिकल इक्वेशन जो हम लिखा करते हैं उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि ये जो केमिकल इक्वेशन जो है, ये जो केमिकल इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन होकर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट। किसके बाद? रिएक्शन होने के बाद। तो ये पूरा जो क्या है इक्वेशन है वो किसको, केमिकल इक्वेशन को भी बतला रहा है। अगला पॉइंट जो है वो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द एलएचएस एंड आरएचएस। कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम को जैसे यहाँ पे लिख देते हैं Mg प्लस O2। ठीक है, क्या बन गया, MgO। एक तीर का निशान जो क्या है किस चीज को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कि काउंट एंड कंपेयर द एटम ऑफ ईच एलिमेंट। इसका एलिमेंट, ये जो मैग्नीशियम जो एलिमेंट है इसका एटम अगर हम देखते हैं तो इसके पास कितना एटम है, एक एटम है। इस साइड में हम देखते हैं तो इसके पास भी क्या है, एक ही एटम क्या है, मैग्नीशियम है। अगला हम ऑक्सीजन का बात कर लें तो ऑक्सीजन में कितना, दो एटम है। ये क्या, नंबर ऑफ एटम को शो करता है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पर या तो फिर यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये भी क्या शो करेगा, नंबर ऑफ एटम को शो करेगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एटम। तो इसके पास कितना है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के पास क्या है, दो ऑक्सीजन है। जबकि प्रोडक्ट के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये भी 1 है। तो एक और एक 2 हो गया। टोटल एटम प्रोडक्ट के पास कितना हो गया, प्रोडक्ट के पास 2 एटम हो गया। ठीक है, जबकि रिएक्टेंट यहाँ पे देखेंगे, रिएक्टेंट के पास कितना, एक यहाँ और 2 यहाँ, तो 3 हो गया। कितना एटम हो गया, 3। तो इधर 3 है, इधर 2 है। तो जब एटम, नंबर ऑफ एटम इधर ज्यादा है और इधर नंबर ऑफ एटम कम है तो इधर का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि एटम जब, अब फिर देखिए यहाँ पर जब एटम नहीं रहेगा बराबर तो इन द नंबर ऑफ ईच एटम of each element is not same, the equation is said to be unbalanced। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, unbalanced chemical equation बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, unbalanced chemical equation बोल देंगे। या तो फिर इसी को भी क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो समझ में आया होगा सबको कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है ना, अभी हमने देखा था कि जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स के तरफ और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के तरफ अनइक्वल होता है, मतलब बराबर नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या तो फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स की अब हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहला हम जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे हम लोग कि मास को ना तो क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर क्या करता है, केमिकल इक्वेशन लिखने में इस रूल को, इस लॉ को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। मतलब कि जो केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब दोनों में क्या होगा, कंजर्वेट होगा क्या, उसका मास। ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिखे हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन में इसी लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अगला है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम इन बोथ साइड। कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम जो होता है वो बोथ साइड, रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मास सेम है तो एटम भी सेम रहेगा नंबर ऑफ एटम, तभी तो मास सेम रहेगा। अगर डिफरेंट हो जाएगा तो मास भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए ही क्या किस चीज की जरूरत पड़ता है, केमिकल इक्वेशंस को, रिएक्शंस को क्या करने के लिए, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं क्या, जेड एन का मतलब क्या, जिंक, ठीक है। जिंक एक एलिमेंट है, जिंक का रिएक्शन हम करवा दिए किससे, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ये एक क्या है, एसिड है, ठीक है ना। एक एसिड से क्या कर दिए, इसका रिएक्शन करवा दिए। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला ZnSO4 और क्या मिल गया, H2 मिल गया, गैस। ये क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, इसको बोला जाता है कि H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो जिंक का रिएक्शन हम लोग H2SO4 से करवाएं, ZnSO4 मिला और H2 मिला। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं, ठीक है ना। इस साइड का नंबर ऑफ एटम देखते हैं, Zn है यहाँ पे और क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये चार है। इधर देख लेते हैं, इधर भी क्या है, Zn है, हाइड्रोजन है और क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो सबका नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ। जिंक कितना है, एक है, यहाँ पे क्या है, और भी नंबर्स ने। यहाँ पे अगर कोई होगा तो वो क्या है, नंबर ऑफ एटम को शो करेगा, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो ये भी क्या शो करेगा, नंबर ऑफ एटम को ही शो करेगा। तो क्या है, दोनों जगह में से कहीं पे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितना है, दो है, तो दो एटम है। सल्फर को देख लेते हैं, सल्फर के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी वन है। ऑक्सीजन के पास देखो तो ऑक्सीजन के पास कितना है, चार एटम है, तो चार यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जिसको नहीं समझ में आया अभी, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। बाद में फिर हाथ मलते रह जाओगे, ठीक है। हाँ तो चलिए, तो यहाँ पे Zn जो है वो कितना, एक है, Zn कितना है, एक है। सल्फ यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन दो एटम है तो दो लिख दिए, दो है तो दो। सल्फर देख ले, सल्फर एक ही है तो एक कर दिए। ऑक्सीजन देख ले तो चार है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चार कर लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, चलो ठीक है। तो देखिए जिंक एक, यहां भी जिंक एक, बैलेंस है, बैलेंस है। हाइड्रोजन दो, ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। सल्फर एक, ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन चार, तो ऑक्सीजन यहां भी क्या है, चार ही है, तो ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब इधर का मास और इधर का मास, दोनों तरफ का मास क्या है, इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या है, दोनों तरफ के इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें क्या, रिएक्टेंट के साइड का क्या, नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ एटम के क्या रहेगा,
बराबर रहेगा, या तो फिर एलएचएस साइड का एटम आरएचएस साइड के एटम का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा। जिन्हें भी ये चीज नहीं समझ में आया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगले दिन मैं उसे समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहां से हम अब बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखना हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है ना। फिर ये जान लिए कि केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि मास या फिर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ का क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर दोनों तरफ का एटम सेम नहीं होगा तो उसको कैसे कंजर्वेशन करें, कैसे उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक स्टेप है क्या, फर्स्ट बी सी which element or compound have maximum number of atoms, it may be reactants और प्रोडक्ट। कह रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, या तो वो क्या रिएक्टेंट्स तरफ का हो सकता है या फिर प्रोडक्ट साइड का हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए एक जो इक्वेशन ये लिखा हुआ है Fe प्लस H2O बना है क्या, Fe3O4 प्लस H2 बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो देखना है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे Fe देख रहे हैं तो क्या इसमें सबसे ज्यादा एटम नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कंपाउंड है Fe3O4, इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें है, क्योंकि 4 और 3 7 एटम यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन है ये H2, 2 हाइड्रोजन है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इधर क्या आयरन के पास एक एलिमेंट एक ही है एटम, इसके पास 3 है। तो सबसे पहले इसी से पता चल गया कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, वो क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत है। तो इस कंपाउंड की ओर हम बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और आयरन कितना है, 3 है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3। तो सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करें, यहाँ 3 है तो हम यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो क्या हो गया, 3 इधर भी हो गया, 3 इधर भी हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ये 4 है। तो क्या हम यहाँ पे अगर 4 से कर देंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो गया, 4 से, तो यहाँ 4 है। अब 4, अब इसको देखेंगे हाइड्रोजन को, थर्ड एलिमेंट को, तो 4 4 दूनी 8 हो गया ना। तो जब ये 4 दूनी 8 हो गया, तो इसको भी तो 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 ही है। तो इधर भी क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जो इक्वेशन हम लिखे थे ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से हमने इसको बैलेंस किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि यहाँ कितना है, Fe 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इधर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर लिखा है 4 इज इक्वल टू 12, 4 इज इक्वल टू 12, तो क्या ये 4 का 3 गुना है। अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12, तो अब इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम इधर भी करते हैं। यहाँ पर 3 वो क्या था, आयरन था। अब 3 आयरन था, इसको इधर भी 3 बनाना था हमको, तो 3 से हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे 4 वो क्या था, ऑक्सीजन था। तो 4 को ऑक्सीजन बनाने वाला एक रो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन की संख्या तो दोनों तरफ सेम था, लेकिन अब क्या हो गया कि 4 दूनी 8 हो गया और इसके पास 2 ही रह गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर इधर भी हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कौन सा इक्वेशन बन गया, अब ये बन गया बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कौन सा बन गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो चलिए ये एक हो गया क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस मेथड को, जिस मेथड से हम इसको क्या किए, बैलेंस किए, इसको हम बोलते हैं क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो हीट एंड ट्रायल, ये जो हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस करना सीखा यहाँ पे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ये क्या हो गया, इसी मेथड को हम क्या बोल देंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। चलिए
तो सबको समझ में आया होगा। जिन किनों को भी नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में। यहाँ से हम 4 इक्वेशंस लिखे हैं। कितना? 4 इक्वेशन लिखे हैं। अब इन चारों इक्वेशन को क्या करने की कोशिश करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। खुद से भी कीजिएगा कॉपी पे, और अभी हम इसको करके बतला रहे हैं सीखने के लिए। और भी इक्वेशंस को क्या करने की कोशिश करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है। कैल्शियम एगो है, कैल्शियम एगो है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? 2 ठो है। ऑक्सीजन 2 ठो है। यहाँ पे क्या एगो है? 3 दूनी 6 ठो है, ठीक ना। यहाँ पे 2 हो गया और 3 5 हो गया। यहाँ पर 6 और 1 7 हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन का है? 2 गो है। यहाँ भी 2 गो है। चलिए 2 गो और 1 3 गो है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7 है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। कितना? 2 लगा देते हैं। यहाँ पे कितना लगाते हैं? 2 लगा देते हैं। और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, ठीक ना। दोनों तरफ 2 लगा देते हैं। अब देखो कि क्या बैलेंस हो गया। तो देखते हैं, हाइड्रोजन 2 गो और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, तो कितना टोटल हो गया? 4 ठो हाइड्रोजन इधर हो गया। इधर करते हैं 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। चलो नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 2 ठो, यहाँ भी क्या? ये 2 है। यहाँ पे 2 है, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या हो गया? 2 गो हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन, तो 3 दूनी के 6, 6 और 2 8, ठीक ना, 8 हो गया। तो यहाँ देख ले, 3 दूनी के 6 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, ये से, तो 6 और 2 8, ये भी बैलेंस। कैल्शियम को देख लेते हैं, Ca, तो Ca दोनों तरफ एक है कैल्शियम, तो ये भी क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला इसमें देखो कि नाइट्रोजन, ये क्या है? सोडियम। Na का गो है, इधर 2 गो है, इधर 1 ही गो है, ठीक। तो क्या करेंगे? 2 से बैलेंस कर देंगे। 2 से बैलेंस कर दिए, ठीक। अब देखिए 2 सोडियम हो गया, इधर भी 2 ठो हो गया। ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, 2 ठो, और यहाँ पे 4 गो, 4 और 2 6 गो। यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या गो है? 1 ही है, तो इसको भी 2 से कर देंगे। 4 और 2 6 हो गया, ठीक हो गया। चलिए अगला हाइड्रोजन का देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, तो 2 और यहाँ पे 2 है, 4, तो भी 4 हो गया। SO4 देख लेते हैं। तो SO4 क्या गो है? SO4 एक गो है, तो हो गया बैलेंस। चलिए ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? ये NaCl और AgNO3, NaCl और AgNO3। तो NaCl में क्या देखेंगे कि सोडियम एगो, तो यहाँ भी सोडियम एगो हो गया। क्लोरीन यहाँ पर एगो, तो क्लोरीन भी यहाँ पर क्या एगो? एगो। ये देखिए Ag देख लिए, तो Ag भी एक गो है। NO3 देख लो, नाइट्रोजन एगो, ऑक्सीजन 3 गो। तो ये जो इक्वेशन था वो क्या था? पहले से ही बैलेंस्ड था। पहले क्या था? बैलेंस था, तो इसको में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बैरियम एगो, यहाँ भी एगो, ठीक। क्लोरीन 2 गो, तो क्लोरीन का एगो यहाँ पर एगो, क्लोरीन यहाँ पर एगो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गो, यहाँ भी 2 गो हो गया। चलो अब देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 गो, तो हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया। एस एगो, तो एस एगो, O4, तो O4, तो ये अब क्या हो गया? बैलेंस्ड। समझ में आया होगा ये 4 इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इन 4 इक्वेशंस को देखें। अब अगला आप और घर में इक्वेशंस निकालिएगा आप लोग नेट से या फिर और कहीं से, और उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बतलाएंगे कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को जरूर बताइएगा, ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।